जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ रिस्टार्ट इंस्टीट्यूट परिवार में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स के वायरल पेपर को सॉल्व करेंगे। यह पेपर वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है। इस पेपर में पिछले 10 वर्षों से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से भी छाँट करके जो लगातार पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को इस पेपर में रखा गया है। इसी पेपर में से आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपके 6 मार्च को पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस पेपर को कंप्लीट तैयार कर लीजिए और इसमें से एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ये पेपर आपका बिल्कुल पे बोर्ड पेपर की तरह ही बनाया गया है। जिस पैटर्न का वो आएगा उसी तरीके से इसको सेट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये पेपर का समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट और 70 अंक का पेपर होगा और विषय रहेगा आपका भौतिक विज्ञान। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, खंड ए, आपको खंड यहाँ पर ए मिलेगा, खंड ए मिलेगा और इसमें आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन देगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें बहुविकल्प क्वेश्चन पहला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या है? धारावाही चालकों के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है केवल विद्युत, केवल चुंबकीय या दोनों विद्युत तथा चुंबकीय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा? धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है विद्युत तथा चुंबकीय। तो इसका ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, दोनों। अगला क्वेश्चन है कि एक तार को खींचकर 4 गुना लंबाई का चल 4 गुना लंबाई का कर दिया जाता है तो इसकी प्रतिरोधकता का मान क्या हो जाता है? ठीक है, जब किसी तार को खींच करके 4 गुना लंबाई का 4 गुना लंबाई कर दिया जाता है तो इसका प्रतिरोधक मान अपरिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? धारा घनत्व का एसआई मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर या एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर या कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर या एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या ऑप्शन बी राइट होगा? अगला क्वेश्चन है कि तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है, तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है सी बराबर 2 पाई से, ओमेगा बराबर 2 पाई डब्ल्यू से या के बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा से या सी बराबर पी अपॉन टी। ठीक है, तो इसको किस तरीके से व्यक्त किया जाता है? व्यक्त किया जाता है इसको के बराबर 2 अपॉन लैम्डा, 2 पाई अपॉन लैम्डा। ठीक है, इसको तरंग सदिश को इस तरीके से व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है, क्या वह है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन या प्रकाश विद्युत प्रभाव या ऊष्मीय ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नाभिकीय संलयन। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या घटता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से क्या रहेगा? अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध घटता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है। इसमें देखो 5 या 6 पूछता है। आवेश पृष्ठ घनत्व से आप क्या समझते हैं? ठीक है, यहाँ पर क्या पूछ लिया है, इस तरीके से पूछेगा ये, आवेश पृष्ठ घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो इसकी आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? आवेश पृष्ठ घनत्व की डेफिनेशन होती है किसी आवेश पृष्ठ घनत्व की डेफिनेशन होती है किसी आवेशित वस्तु के प्रत्येकांक क्षेत्र पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय धारा घनत्व कहते हैं और इसे किससे सिग्मा से हम प्रदर्शित करते हैं? किससे? सिग्मा से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, इसकी डेफिनेशन होती है किसी आवेशित वस्तु के प्रत्येकांक क्षेत्र पर आवेश की मात्रा
को पृष्ठीय धारा घनत्व कहते हैं और इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख लेनी है और आपको ये सभी सारे अभी साथ के साथ सॉल्व करने हैं, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इसका अगला क्वेश्चन है 10 माइक्रोकूलाम तथा -10 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी 1 मीटर है। इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है और इसके इस सिरे पर प्लस Q क्या है, माइक्रोकूलाम और यहाँ पर प्लस Q, यहाँ पर क्या है -10 माइक्रोकूलाम का क्या है आवेश धरा है और इसके बीच की दूरी क्या है 1 मीटर है और इसके मध्य बिंदु पर हमको क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। तो इसको आप सॉल्व करके देख लेना, इसका क्या आएगा, शून्य आ जाएगा। ठीक है, इसका वैद्युत विभव क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं। तो इसको कैसे लिखना होगा आपको कि ऐसे प्रकाश स्रोत जिनमें उत्सर्जित तरंगों के बीच का कलांतर नियत रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, साथ ही साथ आपको नोट करना है कि ऐसे प्रकाश स्रोत जिनमें उत्सर्जित ऊर्जा तरंगों के बीच का कलांतर क्या रहता है, नियत रहता है, उसे हम कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर देखो क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं, अगला क्वेश्चन है वैद्युत, यहाँ पर अब क्या आ गया हमारा और यहाँ पर क्या है विस्थापन धारा। तो विस्थापन धारा का डेफिनेशन क्या होगा, विस्थापन धारा क्या है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन होगा कि जब संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो संधारित्र की प्लेटों के बीच मुक्त आकाश में परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र के कारण जो धारा उत्पन्न होती है विस्थापन धारा कहलाती है। ठीक है, एक बार इसको फिर से ध्यान से समझ लीजिए कि जब संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो संधारित्र की प्लेटों के बीच मुक्त आकाश में परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र के कारण जो धारा उत्पन्न होती है विस्थापन धारा कहलाती है। इसे हम ID से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ID से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है कि एक चालक पर 2.4 × 10⁻⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है। बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। ठीक है, ये क्या है आपका न्यूमेरिकल है, बहुत ही इजी और बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, समझाइए। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, समझाना है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका लेंज का नियम क्या है और समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, ये है आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लेंज का नियम लिखना है और इसको समझाना है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि बोर का परमाणु मॉडल लिखिए। अगला है ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत लिखिए तथा ट्रांसफार्मर में होने वाली 2 हानियां लिखिए। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, पहले इसको देख लो, लेंज का नियम क्या है। ठीक है, इसको लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेंज का नियम आपको समझाना है। तो यहाँ पर देखो, आप क्वेश्चन को देखो, बोर का परमाणु मॉडल लिखिए। तो बोर का परमाणु मॉडल आपको साथ के साथ नोट करना है। मुझे नोट करने में, यहाँ पर लिखने में देर होगी तो वीडियो आप लंबा होगा, तो आपको यहाँ पर साथ के साथ नोट करना है। मैं आपको बोल करके बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, बोर के परमाणु मॉडल की निम्नलिखित परिकल्पनाएं हैं। नंबर 1 है परमाणु
में नाभिक के चारों ओर परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में ही घूम सकते हैं, जिनमें उनका संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो। ठीक है, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन जिन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, उन कक्षाओं को स्थायी कक्षा हम कहते हैं। तो यहाँ पर समझ में आ गया आपको कि निश्चित कक्षाओं में ही घूम सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जिन कक्षाओं में घूम सकते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, स्थायी कक्षा बोलते हैं। ठीक है, अगला है परिकल्पना कि इनके अनुसार, किसके, बोर मॉडल के अनुसार इसे स्थायी कक्षाओं में घूमते समय ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते, अतः परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। तो ये आपको लिख लेने हैं। अगला है ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत लिखिए और तथा ट्रांसफार्मर में होने वाली 2 हानियां लिखिए। तो ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या ट्रांसफार्मर कार्यकारी सिद्धांत क्या कार्य करता है कि 2 निकटवर्ती कुंडलियों में से एक कुंडली में धारा में परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये क्या है, इसका सिद्धांत है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसका क भाग है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है और इसे सिद्ध कीजिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एम्पियर का परिपथीय नियम। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, लिखिए कॉपी में। इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय क्या है, रेखीय समाकलन बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर इस बंद लूप या बंद वक्र से होकर जाने वाले नेट धारा के म्यू नॉट गुने के बराबर होता है। क्या म्यू नॉट गुने के बराबर होता है। एम्पियर का परिपथीय नियम देख लो क्या होता है, समाकलन क्या है, बी वेक्टर डे एल वेक्टर म्यू नॉट बराबर आई, ये क्या है, इसके बराबर होता है। ये होता है एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, और इसको सिद्ध करके भी आपको यहाँ पर दिखाना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन की घटनाओं में अंतर लिखिए, किसी एक विशिष्टता का उल्लेख कीजिए। इसमें यहाँ पर अंतर लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन संबंधी प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और अगला क्वेश्चन है कि लंबी परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व कर लेने हैं, आपको इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इस प्रश्न में कहा कि गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये यहाँ पर क्या करना है, गॉस के नियम का E बराबर क्या होता है, E बराबर Q/ε0 ये होता है। तो गॉस के नियम का उपयोग करके यहाँ पर इसमें क्या करना है हमको, अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि एक धातु के 3 तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात इतना इतना है, इन तारों के प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्या है, न्यूमेरिकल, इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, ये इस न्यूमेरिकल को, इसको ख को यहाँ पर सॉल्व करके दिखाते हैं। तो इसमें कहा है कि एक धातु के 3 तारों की लंबाई और द्रव्यमानों का अनुपात इतना इतना है। ठीक है, तो L1 अनुपात L2 अनुपात L3। ठीक है, ये क्या है, हमारी लंबाई कितना अनुपात है, 3:2:1। और हमारा द्रव्यमान यानी M1 अनुपात M2 अनुपात M3, ये क्या दिया, इतना दिया 1:2:3। और इसमें ज्ञात करना है कि इन तारों के प्रतिरोध, यानी हमको R1 R2 और R3 ये प्रतिरोध यहाँ पर इसमें हमको ज्ञात करने हैं।
ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला होता है आर बराबर, क्या होता है, आर बराबर, इसका आर बराबर क्या होगा, एल स्क्वायर अपॉन एम, एल स्क्वायर अपॉन एम ये होगा। तो हम यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, ये होगा आर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखो R1 R2 R3 है, तो इसलिए यहाँ पर हम R1, ठीक है, R1 की जगह पर क्या रखेंगे, R1 की जगह पर रख लो L1 का स्क्वायर अपॉन M1, ठीक, और अनुपात क्या हो जाएगा ये, L स्क्वायर L2 अपॉन M2 अनुपात, और यहाँ पर होगा L3 का स्क्वायर अपॉन M3, ठीक, ये मान रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो L1 का मान कितना है 3, इसके अपॉन में क्या आ जाएगा 1, तो ठीक है, यानी 3 का तो स्क्वायर अपॉन 1 अनुपात L2, तो L2 कितना हमारे 2, 2 का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 2 अनुपात, नीचे ऊपर क्या है यहाँ पर 1 का स्क्वायर और नीचे 3। तो इसका क्या आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, यहाँ पर क्या होगा 3 का क्या आ जाएगा 9 अपॉन नीचे 1 अनुपात, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पर 9, यहाँ पर इसका यहाँ पर देखो इसका 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और नीचे क्या होगा 2, तो 2 से इसको डिवाइड मार दो तो 2 बार, और इसका क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 3। तो इसका अनुपात क्या होंगे इसके, ठीक है, इसका एलसीएम ले लो। यहाँ पर जब हम इसका संपूर्ण अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 27, जहाँ इसका नीचे एलसीएम ले लेंगे 3, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो 27 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर ये 3 दूना 6, तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा 6 और 3 एकन 3, तो यानी ये इसके R1 और R2 R3 के मान ये आ जाएंगे, ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस तथा एक अवतल लेंस की क्षमता 10 डायोप्टर एवं माइनस का 2 डायोप्टर है। संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको अगले पेज पर सॉल्व कराएंगे। तो इसको हम यहाँ पर अब सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें देखो कहा है कि एक उत्तल लेंस तथा एक अवतल लेंस की क्षमता 10 डायोप्टर और माइनस का 2 डायोप्टर दी गई है। तो उत्तल लेंस की क्षमता को क्षमता को किससे लिखते हैं, P से। तो P1 का मान क्या दिया है हमें 10 डायोप्टर, और P2 का मान दिया है माइनस का 2 डायोप्टर, ठीक है। तो हम यहाँ से P का मान ज्ञात कर लेंगे। तो P बराबर क्या हो जाएगा P1 प्लस का P2, तो इसका मान क्या आ जाएगा, P1 का मान है 10 डायोप्टर और इसका मान माइनस का 2, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2, तो इसका क्या आ जाएगा 8 डायोप्टर, यानी क्षमता क्या आ जाएगी हमारी 8 डायोप्टर। और देखो फिर क्या ज्ञात करना है, संपर्क में रखे दो लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है हमको। 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखे लेंस की दूरी, तो हमारा फॉर्मूला होता है एक P बराबर 100 अपॉन F, ठीक है, ये होता है। तो देखो P का मान तो हमारा आ गया, यहाँ से हमको F का मान यहाँ से क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इससे हम F का मान ज्ञात कर लेंगे, क्या हो जाएगा F अपॉन P। और जब यहाँ पर देखो 100 अपॉन P का मान क्या है 8, इसको डिवाइड मार दो कितना आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा F का मान भी आ चुका है। अब क्या करना है हमको, इसमें और क्या कहा है कि रखे प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कर ली हमने, क्या है आगे, ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक ये सोल्व हो गया। तो यही इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट था। तो अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम प्रश्न संख्या 6 को देखो, इसमें
क्या है, इसी तरीके से आपको पेपर में ये लिखे मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या में आपको 2 प्रश्न लिखे होंगे, ठीक है, इस तरीके से अथवा में प्रश्न लिखे हुए होंगे, उसमें से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो जिस तरीके से जैसे यहाँ पर ये 2 प्रश्न लिखे हैं, इसमें से हमको क्या है, एक सॉल्व कर देना है। तो हम इस वाले को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले देखो, संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1, के में वृद्धि के धारा, के में क्या है, के क्या है हमारा परावर्तितांक। परावर्तितांक में वृद्धि के द्वारा संधारित्र में वृद्धि की जा सकती है, ठीक है। अगली अगली बात है कि ए क्या है, इसमें हमारा एरिया, ठीक है। एरिया में वृद्धि के द्वारा संधारित्र में वृद्धि की जा सकती है। और डिस्टेंस में कमी यानी दूरी में कमी के द्वारा संधारित्र सी में वृद्धि की जा सकती है। तो इन बातों को यहाँ पर निर्भर करती है ये। तो अगला इसी में देखो, यहाँ पर ये इतना तो एक क्वेश्चन बनना है, और यहाँ से क्या है हमारा, इसमें ही न्यूमेरिकल दे दिया है। तो एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैरड है, और के परावर्तुतांक तथा थ्री डी अपॉन फोर मोटाई की प्लेट को जब संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं, तब संधारित्र की धारिता 6 माइक्रोफैरड हो जाती है। के का मान ज्ञात कीजिए, जहां डी संधारित्र की प्लेटों के बीच की न्यूनतम दूरी है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करेंगे, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर जिन स्टूडेंट ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगला आगे इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें देखो, हमें 3 क्या दिया है, माइक्रोफैरड। ये माइक्रोफैरड क्या है हमारा, सी नॉट की वैल्यू है 3 माइक्रोफैरड, ठीक, ये दिया है। और यहाँ पर इससे आगे क्या है, इसमें हमको क्या करना है, ये सी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, सी नॉट का फॉर्मूला होता है हमारा सी नॉट बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये होता है ना इसका फॉर्मूला। तो सी नॉट की इसका यहाँ पर मान रख दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 माइक्रोफैरड बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है, ये इसके बराबर आ जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन मान लो यहाँ पर फर्स्ट, ठीक है, इसको इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। अब आगे क्या करना है, आगे क्वेश्चन में क्या कहा है कि 3 माइक्रो संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैरड, और क्या है, के परावर्तुतांक तथा 3D/4 मोटाई की प्लेट को जब संधारित्र के प्लेटों के बीच रखते हैं, ठीक है, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं, तब संधारित्र की धारिता क्या हो जाती है, 6 माइक्रोफैरड हो जाती है, ठीक, 6 माइक्रोफैरड हो जाती है। तो ठीक, अब यहाँ पर क्या कौन सा फॉर्मूला लगे, डी वाला, जो यहाँ पर मोटाई वाला क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस का क्या आ जाएगा, कोई क्या दिया है इसमें 3D/4, 3D/ क्या दिया है 4, क्या है ये, मोटाई की प्लेट, ठीक, 3D मोटाई की प्लेट। तो इसमें यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी की जगह पर क्या आ जाएगा, 3D/4, और इधर क्या होता है प्लस में हमारा T/K। तो टी का मान क्या आया है, टी का मान तो हमें इसमें दिया है 3D/4, और यहाँ पर क्या है के, तो नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर के, ठीक है। और ये बराबर किसके है, सी नॉट, किसके, 6 के, ये यहाँ पर इसका मान क्या आ जाएगा, ठीक है, इसके बराबर में क्या रहेगा 6। अब इसको इतने को यहाँ पर सॉल्व कर लो, ऊपर क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ठीक है, यहाँ पर जब इसका वो कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3D/4 के है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर 4D माइनस का 3D, तो इसको माइनस करेंगे तो D/4 प्लस का 3D/4 के, ठीक, 4 के ये आ जाएगा, और बराबर क्या है हमारा 6। अब नीचे इसको देखो, D/4
और इसमें भी d/4। तो हम यहाँ से d/4 को इसमें से कंप्लीट में से कॉमन कर लेंगे, क्या आ जाएगा 1d/4, ये कॉमन कर लिया। यहाँ पर क्या बचा हमारा 1 प्लस का 3, यहाँ से 3 में से क्या बचेगा k, और ये बराबर में क्या है 6। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इधर को देख लो यहाँ पर, इससे क्या है अब ये d/4 है, इस 4 को इसको यानी इसको मान को पलट देंगे, क्या आ जाएगा 4a/0 और 1 प्लस का 3/k बराबर 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यानी इस 4 को ऊपर ले गए और ये d का मान यहाँ पर तो है ही। अब यहाँ पर क्या है, इससे आगे देखो, इसको सॉल्व कर लो। अब फिर से इसमें यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको यहाँ पर काट लो, तो ये क्या है 3 बार, और यहाँ पर कट जाएगा ये 2 बार, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये a/0/d इतने, ये क्या है, इतने का मान क्या है यहाँ पर 3, ठीक है। ये माइक्रोफेरेड यहाँ से यहाँ पर नहीं होगा, ये कहाँ से आया, ठीक है। तो ये माइक्रोफेरेड नहीं है, यहाँ पर क्या है 3। तो ये a/0 इंटू अपॉन में क्या है d, तो इसका मान क्या है d, तो यहाँ पर इसका कंप्लीट का मान क्या रख सकते हैं 3। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 गुणा 3, ठीक, 2 गुणा 3/1 प्लस 3k बराबर में 3। तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, तो अब आ जाएगा 2/2 अपॉन क्या है इसके अपॉन में क्या है आ जाएगा ये 1 प्लस का 3k है, ठीक है, बराबर में 1, ठीक है। इसकी इस तरीके से मल्टीप्लाई कर तो वो क्रॉसिंग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ये 2 बराबर 1 प्लस का 3k, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो, इसका यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर इसके एलसीएम ले लो 2 बराबर, यहाँ से इसका एलसीएम आ जाएगा k, इधर हो जाएगा ये k प्लस का 3, क्या हो जाएगा k प्लस का 3। अब यहाँ से देखो k, ये वाला k इधर की तरफ लिया हो, तो ये हो जाएगा 2k बराबर k प्लस का 3, और इसको माइनस कर देंगे, तो k बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 3, और k का ही मान हमको ज्ञात करना था, तो ये आ गया इसका k का मान। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन आपका पेपर में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है। किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संतुलन की स्थिति में थीटा कोण घुमाने पर किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसमें ही अगला अथवा में दिया है कि किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था व्हीटस्टोन सेतु के लिए P/Q/R/S प्राप्त कीजिए, जहां PQR क्या है, चारों भुजाओं के प्रतिरोध है, ठीक है। तो इसमें 2 अथवा में क्वेश्चन दिए गए हैं, तो यहाँ पर क्या है, इसमें से भी यहाँ पर एक आपको सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन आपको अथवा में दिए गए होते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। तो हम क्या है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आप पर जो आता हो उसको आप सॉल्व कर लेना, तो हम तो इस वाले को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, तो इसकी यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखनी है, और इसका यहाँ पर हम क्या है व्यंजक प्राप्त करके दिखाएंगे, इस यानी इस डेरिवेशन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर देखो क्या करेंगे, इसमें द्विध्रुव, पहले द्विध्रुव की डेफिनेशन लिख लो। द्विध्रुव की डेफिनेशन क्या होती है, द्विध्रुव की डेफिनेशन क्या होती है, आपको ये साथ की साथ कॉपी में नोट करनी है। द्विध्रुव की डेफिनेशन होती है जब दो बराबर या विपरीत, या परंतु, इस तरीके से लिख दो, परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं
इस इसे क्या बोलते हैं हम, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या है इसका व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो इसमें कहा है कि द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, इसको यहाँ पर हमने बता दिया। और क्या है, किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संतुलन की स्थिति में थीटा कोण घुमाने पर किए गए कार्य को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं। माना एक वैद्युत यानी माना एक समान क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कितना घुमा रहे हैं, थीटा कोण पर रखने पर। तो यहाँ पर थीटा कोण पर रखने पर लगने वाले बल युग्म यहाँ पर बल युग्म आघूर्ण क्या होगा, थीटा कोण पर रखने पर बल युग्म आघूर्ण क्या हो जाएगा, टो बराबर पीई साइन थीटा। ठीक है, ये होगा बल युग्म आघूर्ण। अब हमको क्या याद करना है, वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में। ठीक है, यहाँ पर क्या है था, थीटा कोण पर रखने पे तो ये आ गया यहाँ पर। और हमको क्या है, वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को डी थीटा यानी स्मॉल सूक्ष्म, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव, ये आपको साथ ही साथ अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य ठीक है, किया गया कार्य क्या होगा, डी डब्ल्यू बराबर टो डी थीटा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखो डी डब्ल्यू, अब देखो यहाँ पर टो का मान क्या है, पी साइन थीटा, ये हो जाएगा पी ई साइन थीटा और डी थीटा, ये आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में थीटा वन से थीटा टू तक घुमाने में किया गया कार्य भी तो होगा। ठीक है, थीटा वन से थीटा टू तक घुमाने में किया गया कार्य होगा। तो यहाँ पर लिख दो इसको, वैद्युत क्या है, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र थीटा वन से थीटा टू कोण तक क्या कर रहे हैं, हम घुमा रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे घुमाने में किया गया कार्य ठीक है, इसी तरीके से आपको पेपर में सॉल्व करके आना है तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर W यानी किया गया कार्य क्या हो जाएगा, थीटा वन से थीटा टू यहाँ पर, और डी डब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये मान रख दो, तो क्या है थीटा वन से, ये क्या है समाकलन का चिन्ह है यहाँ पर, थीटा वन से थीटा टू और पी ई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको आगे सॉल्व करो तो पी ई इससे कॉमन कर लेंगे बाहर, पीई कॉमन कर लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो ये आपको डेरिवेशन आपको अच्छी तरीके से कर लेनी है, थीटा वन से थीटा टू, तो अंदर क्या बच जाएगा, साइन थीटा डी थीटा, ये बच जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसका समाकलन कर देंगे। तो समाकलन मैथ वाले बच्चे तो आसानी से कर लेंगे। ठीक है,
और बायो वाले बच्चों को थोड़ा दिक्कत होगी। तो इसका कोई यहाँ पर ज़्यादा कठिन नहीं है। इसका समाकलन साइन थीटा का क्या हो जाता है, माइनस का कॉस थीटा, डायरेक्ट माइनस का कॉस थीटा, और इसका क्या है, लिमिट आ जाएंगे थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है, ये थीटा 1 से थीटा 2 यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर दो। तो लिमिट इनको हम कैसे रखते हैं, पी ई माइनस का कॉस थीटा है, तो पहले ऊपर वाले को कॉस, क्या है यहाँ पर, कॉस थीटा 2 माइनस लगाओ। फिर क्या आ जाएगा, देखो इस माइनस को पहले ही हम बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये माइनस हमने पहले बाहर कर लिया, अब ये प्लस का रहेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब की बार लिखेंगे कॉस थीटा 1। ठीक है, अब यहाँ पर इसको और सॉल्व करो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इसको लिख दो इस तरीके से, W बराबर, देखो ये P है यानी माइनस का है, तो यहाँ पर क्या है, हम इसको इसमें से क्या है, माइनस को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर से माइनस कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा PE। ठीक, अब ये वाला इधर आ जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा 2। ठीक, ये आ जाएगा। और यही क्या है, यह क्या है, वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य है। ठीक है, वैद्युत ध्रुव को थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य, ये आ जाएगा यहाँ पर। ये क्या है, इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2। अभी यहाँ पर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। यहाँ पर जब हम इसको थीटा कोण घुमाएंगे तो इसका थीटा 1 का मान क्या रहेगा, 0, और थीटा 2 का मान क्या आ जाएगा, थीटा यहाँ पर आ जाएगा, इसका थीटा 2 का मान क्या आ जाएगा, थीटा। तो इसको हम लिख देंगे W बराबर PE साइन थीटा कॉस थीटा 1 का मान क्या रख देंगे यहाँ पर, 0 माइनस का कॉस थीटा 2 क्या हो जाएगा, इसका मान थीटा। तो यहाँ पर W बराबर PE और कॉस 0 का मान क्या होता है, 1, यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो चुका है कंप्लीट डेरिवेशन सॉल्व। यही क्या है, इसका व्यंजक है। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इस तरीके से आपको पेपर में सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी अथवा में क्वेश्चन मिलता है, उसमें भी यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, इन क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा और इसमें एक क्वेश्चन आपको अथवा में दिया गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको अथवा में दिया होगा, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको पेपर में भी लिखे हुए मिलेंगे। तो यहाँ पर इसमें एक इसका प्रश्न है कि एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1×10⁻² वर्ग मीटर तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2×10⁻25 प्रति वर्ग मीटर है। तार में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो ज्ञात कीजिए, क्या फर्स्ट में भाग में इसमें दो पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट क्या करना है, तार में धारा घनत्व, और सेकंड इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। और इसमें ही अथवा में पूछा है कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन नियम की व्याख्या कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें से ही आपको पेपर में देखने को क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना एक भी इसमें से क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बिल्कुल भी इसमें से क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो इसमें हम देखो, ये आपको सॉल्व कर लेना है, ये काफ़ी लंबा डेरिवेशन होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कराएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम इसमें यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे हैं, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए यहाँ पर न्यूमेरिकल को ही सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसमें देखो एक बार और ध्यान से पढ़ लो। इसमें क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1×10⁻² वर्ग मीटर तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2×10⁻25 प्रति वर्ग मीटर है। तार में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या, यहाँ पर दिया क्या है, दिया है ए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है 1 × 10⁻² वर्ग मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, और इसमें एन का मान क्या, एन का मान दिया है 2 × 10⁻25 प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, ये दिया है। और आई यानी धारा कितनी है, 3.2 एम्पियर की धारा है। ठीक, ये मान इस क्वेश्चन में दिए हैं। और फर्स्ट पार्ट में क्या ज्ञात करना है, धारा घनत्व हमको ज्ञात करना है। क्या, धारा घनत्व। धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है J = I/A। धारा घनत्व को हम J से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें देखो 3.2, आई का मान तो ये हो जाएगा, और ए का मान क्या है, ये दिया है 1 × 10⁻²। ठीक, अब देखो ये घात माइनस में है, ऊपर ले जाओ प्लस में हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 3.2 × 10⁻², क्या है 10⁻² आ जाएगा यहाँ से। और एम्पियर धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर, अपॉन में क्या है, ए, क्या है हमारा क्षेत्रफल। इसको किस में लिखेंगे, मीटर स्क्वायर में। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। और ये है इसका आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इसी में कहा है कि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होता है वी डी। ठीक है, ये होता है। और एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, I = NEA/V/D। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। इससे ही हम यहाँ पर VD का मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा I/NEA। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, इसका मान रख दो। तो मान रख देंगे, क्या आएगा मान, ये हो जाएगा, मान है 3.2 अपॉन एन का मान क्या दिया है क्वेश्चन में, 2 × 10⁻25। अब देखो ई क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻19 गुणा, और ए का मान क्या दिया है, 1 × 10⁻²। ठीक है, यहाँ पर हमने सभी मान यहाँ पर रख लिए हैं। जो कट रहा है उसको काट दो। देखो ये कंप्लीट क्या है, 2 बार कट जाएगा इससे। अब इससे 2, ये यहाँ पर 2 कट जाएगा। तो अब क्या बचेगा, अब बच जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 10⁻25 गुणा 10⁻⁻19 गुणा 10⁻⁻²। ठीक है, ये बच जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो। तो ऊपर तो 1, और यहाँ पर देखो 10⁻25 गुणा, अब देखो ये माइनस का ये भी माइनस ऐड हो जाएंगी, क्या हो जाएगा 10⁻⁻21। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका मान, इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10⁻⁻10 क्या आ जाएगा, +4। 10⁻+4 हो जाएगी। अब देखो इस पावर को ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा, ये 1 × 10⁻, माइनस प्लस में है, ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी। तो ये आ जाएगा किसका मान, वी डी का मान। यानी अनुगमन वेग का मान क्या आ जाएगा, VD = 1 × 10⁻⁻4। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन संख्या 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाकर समझाइए। इसके लिए अब आवर्धन क्षमता के सूत्र की स्थापना कीजिए। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका पिछले 10 वर्षों में लगातार पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को इसलिए यहाँ पर पेपर में रख लिया है। ठीक है, ये आपका पूछा जाएगा इस बार भी। ठीक है, तो यहाँ पर अथवा में एक न्यूमेरिकल दिया है कि 60 डिग्री अपवर्तन कोण, 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। और अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। क्या है, अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। क्या, नंबर फर्स्ट विचलन कोण, नंबर सेकंड आपतन कोण, और नंबर 3 अपवर्तन कोण। ठीक, इसमें 3 ये दिए गए हैं, इसमें ही 3 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट में अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना है, सेकंड आपतन कोण, और थर्ड अपवर्तन कोण ज्ञात करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसमें
न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे। अब आगे देखो, क्वेश्चन में कहा है कि 60 डिग्री अपवर्तक कोण। ठीक है, तो 60 डिग्री अपवर्तक कोण मतलब ए का मान क्या दिया है, 60 डिग्री, और कहा है आगे के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्या है, √2। तो ये क्या है, एन की वैल्यू ये है। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर आपको दिखाई दी गई। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ए का मान क्या है 60 डिग्री और एन का मान क्या है यहाँ पर √2। तो हम यहाँ पर ज्ञात करना है फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना है। अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना है, तो हम इसको ज्ञात करेंगे। यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन बराबर साइन ए प्लस का लैम्डा एम अपॉन 2, और इसके कंप्लीट के अपॉन में क्या है, साइन A/2, यानी A/2 ये होता है इसका फॉर्मूला। इस इन सभी का मान रख दो, तो n का मान क्या है, √2, n का मान क्या है, √2, और साइन a का मान है 60 प्लस का, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये डेल m, ए का डेल m अपॉन 2, और इसके अपॉन में क्या रहेगा, नीचे क्या है, साइन A/2, यानी ए का मान 60/2। इसको काट दो, 30 आ जाएगा यहाँ पर, तो इसका मान √2। अब देखो √2, और यहाँ पर ये साइन 30 बचेगा, इस साइन 30 को इधर के लिए ले आओ, तो यह आ जाएगा साइन 30 बराबर साइन 60 प्लस का डेल m। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक ये आ गया। अब साइन 30 का मान क्या होता है, √2/1/2। ठीक है, ये आ जाएगा √2 1/2, यानी 1/2 होता है साइन 30 का मान, और इसका मान आएगा यहाँ पर साइन 60 प्लस का लैम्डा m अपॉन 2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इस 2 से हम इसको यहाँ पर √2 को कैंसिल कर देंगे, तो ये √2 यहाँ पर आ जाएगा इसके अपॉन में, तो यहाँ पर अब ये आ जाएगा √2 यहाँ पर बराबर साइन 60 प्लस का लैम्डा m, क्या है, लैम्डा m अपॉन 2 ये है। तो यहाँ पर क्या है, इससे आगे साइन, अब देखो ये 45, ये 1/2 कितने की वैल्यू होती है साइन में, ये होती है साइन 45 डिग्री की। ठीक है, 45 की वैल्यू होती है ये, तो ये आ जाएगा साइन 60 प्लस का लैम्डा m अपॉन 2। अब देखो साइन से तो साइन कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 45 बराबर 60 प्लस का डेल m अपॉन 2। ठीक, ये आ जाएगा जो, तो इसको यहाँ पर और सॉल्व कर लो, तो ये वाला 2 इधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 45 दूनी 90, 60 प्लस का लैम्डा m। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लैम्डा m को मान कैसे ज्ञात करेंगे, लैम्डा m। ठीक है, इसको माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, इसका मान 30। ठीक, ये आ गया इसका विचलन कोण, कितना, 30 डिग्री। ठीक है, आंसर। अगला है, अगला सेकंड पार्ट है इसमें, इसका सेकंड पार्ट में कहा है कि आपतन कोण ज्ञात कीजिए, आपतन कोण। तो आपतन कोण कैसे ज्ञात करेंगे, आपतन कोण का फॉर्मूला होगा, आपतन कोण के लिए फॉर्मूला होगा I = A प्लस का लैम्डा m अपॉन 2। ठीक है, ये होगा। तो I का मान तो यहाँ पर ज्ञात करना है, तो क्या होगा, 60 प्लस का लैम्डा m/2। तो यहाँ लैम्डा m का मान तो यहाँ पर क्या आ गया है, 30, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 30, लैम्डा m का मान क्या रख दिया, 30। तो ये हो जाएगा I बराबर 90 अपॉन 2 से इसको काट दो, तो I बराबर क्या आ जाएगा, 45। ठीक, ये आ गया हमारा आपतन कोण का मान, और आपतन कोण का मान ये आ गया। और इधर को यहाँ पर ज्ञात कर लो, क्या, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। ठीक, अपवर्तन कोण ये ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो अपवर्तन कोण के लिए फॉर्मूला होगा R बराबर A/2। ठीक, R बराबर A/2, तो 60 A का मान तो है ही,
इसको काट दो तो क्या आ जाएगा, आर बराबर 30। ये आ गया अपवर्तन कोण का मान। ठीक, तो अपवर्तन कोण का ये आ गया और आपतन कोण का ये आ गया और आप अल्पतम विचलन कोण का मान क्या आ गया, डेल एम बराबर 30 डिग्री। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये पेपर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इस पेपर में से आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इस पेपर में से ही आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको पेपर को आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, जो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं उनको आपको सॉल्व कर लेना है। और तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्त भी उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।